वेलकम बैक नाज़रीन। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ हम आपके साथ मना रहे हैं और आपके साथ साथ मिठाई के साथ, मिठाइयों के साथ, सेवइयों के साथ, ईदी के साथ और किस किस चीज़ के साथ, और सर चूड़ियों के साथ। लड़कियां तो चूड़ियाँ पहनती हाँ हैं, चूड़ियों के साथ, मेकअप के साथ, और पर्स छोटे छोटे हाँ, उनके इन सब के साथ पैसों हम से ईद भरे मना हुए। रहे हैं। पैसों से भरे हुए पर्सों के साथ और खाली पर्सों के साथ। कई ऐसे भी होंगे जिनके पर्स खाली हो गए होंगे, कुछ अभी तक खाली हो चुके होंगे वैसे। बीवियों के हाथ खाली हो गए होंगे, कुछ के जो है वो मर्द हजरात की जेबें खाली हो गई जेबें होंगी। खाली हो गई होंगी और छोटे बच्चों की जो है वो माओं के हाथों जेबें खाली हो गई होंगी, बड़े बच्चों के हाथों जेबें खाली हो गई होंगी। तो ये जेबें भरने और जेबें खाली करने का खाली मौसम करने है। और ये ईद हमने सारा दिन आपके साथ गुजारी है। अच्छे अच्छे मेहमान थे, इस रिवायत को बरकरार रखा है। अभी भी अच्छे अच्छे मेहमान मौजूद हैं और ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो हम उनके ज़रिए एक राज अफशा करेंगे। और राज ये है कि आखिर शायर ईद कैसे गुजारते हैं। शायर ईद कैसे गुजारते हैं। हम तो गुजारते गुजारते शायर कैसे गुजारते हैं। उस दिन भी शायरी लिखते हैं, क्या करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि शायरी तो ज़रूर लिखें, लेकिन कोई ईदी मांगे तो उसको जवाब में 2 मिसरे दे देते यही मैं कहने लगी थी कि ईद वाले दिन भी उन्होंने कोई शेर वगैरह तो नहीं लिखे हुए होते कि ईदी मांगने गए। स्पेशल वो 15-20 लिख के जेब में रखे। तो मैं आपको मेहमानों का तारुफ करवा दूँ आपकी इजाज़त से। हमारे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं प्रोफेसर अनवर जमाल साहब। आप मुहक्किक हैं, उस्ताद हैं, अदीब हैं, शायर हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ हैं, लेकिन इस खित्ते का बड़ा नाम है। इस शहर में, इस खित्ते में इन्होंने अपने जो है तहरीर से बड़ा नाम कमाया है। उस्ताद होने की हैसियत से भी इनके बड़े शागिर्द जो है इस पूरे खित्ते में मौजूद है। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया आपका। मेहरबानी। ईद आपकी ठीक गुजर रही है ना जी? ईद हमारी जो मेरी उम्र के लोगों की जैसी होती है वैसी हमने बहुत अच्छी गुजारी है। और मैं समझता हूँ एक बेटा मेरा मतलब दूर रहता है, मेरे साथ एक रहता है। अच्छा। तो पोते पोतियाँ नवासे नवासियाँ वो ईद पढ़कर माँ बाप से तो जो जगह टैक्स लेना होता है वहाँ से तो ले लेते हैं। उसके बाद फिर दादा के और दादों के पास आकर इकट्ठे हो जाते हो। कोई यहाँ लेट गया, किसी ने यहाँ से पकड़ा। वैसे जो दादा दादी से ईद मिलती है ना, उसकी खुशी अपनी मज़ा ही अपना होता है, मोहब्बत भी है। दूसरे मेहमान जो है वो हमारे साथ इस खित्ते का बड़ा नाम, बड़े शायर कमर रज़ा शहजाद साहब मौजूद हैं। ताज़ा ताज़ा घर पे तख्ती लगी है इसलिए ज़रा चौड़े होकर बैठे हुए हैं। तो कमर साहब आपकी ईद हाँ ठीक जी, गुजरी? बस ठीक है, अच्छा दिन गुजर गया माशाल्लाह। साफ जाहिर है कि ईद का दिन जैसे रूटीन में होता है, हाँ। लेकिन बहरहाल ये तो मुश्किल तो होता है ईद का दिन, कि सारा दिन एक बड़ी हेक्टिक डे होता है एक शायर के लिए कम से कम। क्या शायर क्या करते हैं? देखें मेरी बात सुने। मैंने कहा चलो बकरे ईद में तो आपने वैसे कुर्बानी करनी है, जानवर लाना है, उसको गोश्त बनाना है, फिर गोश्त तकसीम करना है। इस ईद पे क्या नहीं, इस ईद पे देखें यानी ये ईद उस ईद से ज़्यादा डेंजरस इसलिए होती है कि उस ईद पे तो सिर्फ एक जानवर आ गया, पहले खर्चा होना तो हो लिया। इस ईद पे जो है ज़्यादा ये होता है कि सरे शाम ही, बल्कि अभी ईद में बकाया दिन होते हैं तो पहले ही लोग हिसाब किताब करना शुरू कर देते हैं बच्चे। तो बहरहाल गुजर गई है, अच्छी ईद गुजरी है माशाल्लाह। चलो माशाल्लाह अभी डिस्कस करते हैं हाँ, कैसी गुजरी है। तीसरी मेहमान कोमल जोइया साहब, आप भी शायरा हैं और इस खित्ते का अच्छा बड़ा नाम है, अच्छी शायरी करते हैं। उनसे हम कोशिश करेंगे साथ साथ अशार भी सुने और उनकी ईद कैसी गुजरती है ये भी पूछेंगे। और हमारे साथ जो है उस्मान नियाज़ी साहब सिंगर के तौर पे मौजूद है, दूर बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं गपशप को। बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, लग रहा है कि आज ईद है टीवी पर आकर भी, और गेस्ट भी बड़े अच्छे हैं और वैसे भी शायर हजरात हैं। तो मेरा दिल कर रहा है कि सोचा तो कुछ और था, लेकिन मैं भी चाह फिर गज़ल ही सुनाई जाए इनको। तो ये बताइएगा प्रोफेसर, आप तो जब शेर लिखते हैं तो दिल करता है कि भाई इस शेर को कोई गाए? यकीनन वो मौसीकी का और शायरी का तो चोली दामन का साथ है। हाँ। और ये ऐसा रिश्ता है जो अलग नहीं हो सकता मौसीकी और शायरी। बल्कि आपकी शायरी को कभी कभी वो जो गुलकार है वो ऐसी जला बख्शता है, हाँ जी, कि वो जो लिखने वाला है वो पीछे रह जाता है, वो गज़ल ही उसकी गुलकार हो के जाती है, सुपुर्द उसकी हो हो जाती जाती है। है। आपको याद है कि नूरजहां ने हाँ, फैज़ साहब का कलाम जब गाया तो उसने कहा जी अब आज से ये नज़म तुम्हारी है। उसके बाद फैज़ साहब ने वो नज़म
मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे बाप कभी नहीं सुनाई, और वो अगर कोई फरमाइश करते तो वो कहते हैं नूरजहान की है, मेरी नहीं है। तो ये ऐसा होता है, नेचुरल बात है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि शायर को भी अंदाजा नहीं होता कि उसका शेर इतना अच्छा गाया जाएगा, कहाँ वो ट्रैवल अमर हो कर जाएगा। गया, कहाँ ट्रैवल कर गया, ऐसा होता है, नेचुरल बात है। तो शायर तो आपको पता है, समझ लें कि शायरी जो है वो रूह है, और उसको बदन का कालब देता है मौसीकार, गाने वाला, उसको कंप्लीट एक शख्सियत बना देता है। कभी कमरुद्दीन साहब आपका ऐसे दिल किया कि भाई यार अच्छा मेरी गज़ल को कोई नहीं गा रहा तो मैं खुद ही गा देता हूँ? नहीं, ये वैसे एक मैं बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ, ये किस शायर की आवाज़ चाहे कैसी ही क्यों ना हो, वो एक दफ़ा ज़रूर गुनगुना के ज़रूर देखता है, चाहे तन्हाई में गुनगुना। उसका रिदम तो ज़ाहिर है उसने चेक करना है। तो मतलब वो बहरहाल जो है ना, वो गो के उसकी आवाज़ नहीं थी। लेकिन ये बात बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही कही है कि मैं अभी आपको को अपना शेर जरा गुनगुना के दिखाएं, आपने कहना मेरा गला जी, वो तो फिर आप ये चाहते हैं कि लोगों की ईद खराब हो यार, खुदा के लिए हम बहुत खुशगवार मूड में अपने नाजरीन के सामने बैठे हैं। वो अब अगर शायरों से शेर की बजाय उनकी आवाज़ सुनना चाहेंगे तो यकीनन वो हमारे साथ आपको भी कहेंगे कि जनाब ये क्या किया। वैसे भी मैं अभी आपसे गुजारिश कर रहा था कि हमारे जो शायर हैं, अदीब हैं, लिखने वाले हैं, बड़े नाम हैं, उनको लोगों के ख्वाबों में ज़िंदा रहना चाहिए। बिल्कुल सही कहना, ये बड़ी अहम बात है। ये डिस्कशन अमूमन होती है कि जो ही आप लोगों के सामने आते हैं, आपकी शख्सियत के बहुत सारे रंग जो है ना उनके सामने खुलते हैं। बतौर शायर जो है, जब आपके कलाम में जो आपका इमेज बनाते हैं, वो इमेज जो है ना उससे लोग मोहब्बत करते हैं। ख्वाब खूबसूरत होते हैं, खूबसूरत ख्वाब खूबसूरत होता है। जब वो हकीकत का रूप आंखें खोल देता है ना, तो फिर कुछ नहीं बनता। ये ख्वाब है, ख्वाब खूबसूरत है। तो कुमुल जोइया साहब, आपने क्या सोचा है, बड़े होके क्या बनेगी? अभी कितना बड़ा होना। अच्छा, वैसे एक माशाल्लाह सलामत रखे इन्हें अल्लाह ताला, शायरा तो है। अब ये एक दिलचस्प बात है कि माशाल्लाह बच्चियां भी BS कर रही हैं और ये साथ खुद भी कर रही हैं। अब दाखिला ले लिया इन्होंने। ऐसा लगता नहीं है। हाँ, लगता बिल्कुल भी नहीं है। चेहरे से नूर भी झलकता है। यूनिवर्सिटी में मैं और मेरी बेटियां पढ़ रहे हैं, वो BS BVIT कर रही हैं और मैं BS उर्दू कर रही हूँ। वैसे ये कितना अच्छा एक्सपीरियंस होगा कि आपकी बेटियां भी और आप सेम। इकट्ठे पढ़ रही हैं, एक ही कॉलेज में। मजे का वो सीन होता है जब हमारे पेपर्स होते हैं सेम टाइम पे, तो बच्चे मुझे कह रहे होते हैं मम्मा उठ जाए, पढ़ ले, तैयारी कर, पेपर की तैयारी कर ले। हो सकता है डांट भी देते होंगे कि आपने तैयारी नहीं की, हमने कर ली है। और बकायदा फिर चेक हो रहा होता है कि इसके मार्क्स ज्यादा आए हैं बेटी के या मम्मा के ज्यादा आए हैं। अच्छा कोमल, आपने मतलब आपने एक शायर अपने अंदर कैसे डिस्कवर किया कि मैं शायरी करना शुरू करूं, या कैसे हुआ ये सब? ये असल में शायर वैसे by born होता है, तख्लीक कार जो है वो पैदाइशी होता है। और मेरे ख्याल में मुझे अभी मैंने बोझ संभाला था बड़ी मुश्किल से, तो जब मैंने लिखना शुरू कर दिया था। एक्सप्लोर तो इंसान बहुत अर्ली एज में कर लेता है, उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों तक पहुंचाना जो होता है वो टाइम के साथ साथ होता है। इसी सवाल को अगर इस तरह करें कि आपको खुद पता लगा मैं शायरा हूँ, या किसी ने बताया कि भी आप शायर? असल में शायरी में दिलचस्पी बहुत ज़्यादा थी, पहले तो पढ़ने की हद तक था ना। मतलब अखबार आया करती थी, खबरें अखबार, तो उसका जो अदबी एडिशन होता था वो मैं बड़े शौक से पढ़ा करती थी। जो पॉकेट मनी मिला करती थी, कपड़े ख़रीदने की बजाय मेरी सारी जो है वो किताबों पे, और शायरी की ख़ास तौर पे गज़ल की किताब, गज़ल मेरा बहुत फेवरेट जो है ना वो सिंफ है। तो मैं बहुत शौक से एतबार साजिद को पढ़ा करती थी, अहमद फराज, मोहसिन नकवी, तो ये मेरे बड़े फेवरेट शायर थे। मेरी सारी पॉकेट मनी शायरी पे लगती थी। अच्छा बुखारी साहब, एक शायरों के बारे में ये कॉन्सेप्ट भी पाया जाता है कि शायर इंसान तब बनता है जब उसे कहीं मोहब्बत में नाकामी मिलती है या कभी मोहब्बत हुई होती है, तो उस वजह से उसमें एक शायर नजर आता है सामने। तो ऐसा डॉक्टर साहब रोशन ज्यादा ये तो देखिए, ये बात ये है मुश्किल काम जो है वो डॉक्टर साहब नहीं, मुश्किल नहीं, जाहिर है नेचुरल सबका ही है ये मौजूद, तो मुश्तरका मौजूद है। ये एक क्लीशे बन गया हुआ है, वरना हकीकत में कोई लाजमी नहीं है कि शायर का कोई महबूब भी हो। बिल्कुल, शायर अपने अंदर आशिक भी है और अपना महबूब खुद भी है। और कहा है ना कीट्स ने कि भाई शायर की कोई शख्सियत नहीं होती, वो जब चाहे दूसरों की शख्सियत को अपनी शख्सियत बनाकर पेश कर देता है। प्रोफेसर साहब आपने रुला दिया इस बात पे, मुझे एक ब्रेक लेंगे, ऐसी सूरत आ गई है। ब्रेक लेना जरूर। हमारे साथ रहिएगा, मुझसे एक छोटी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ एक नहीं तीन शायर मौजूद हैं और
आज मीठी ईद भी गुजर रही है, यकीनन आपने भी बहुत मीठा खाया होगा। अभी हम डिस्कस भी कर रहे हैं मीठी मोहब्बत के बारे में कि कहीं मोहब्बत होती है शायरों को तब शायर बनता है, तो उसके ऊपर प्रोफेसर साहब बता रहे हैं। तो प्रोफेसर साहब आप दोबारा कंटिन्यू करें, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। आपने बड़ा अच्छा जुमला कहा कि दरमियान में दरअसल बात यह है कि मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि शायर की अपनी कोई शख्सियत नहीं होती। हमारा उर्दू लिटरेचर सारा हमें बताता है ये बात। साहिवाल में दरख्त कटे तो मजीद अमजद खुद दरख्त बन गया और उसी दरख्त के कटने पर रोया भी, यानी उसकी कोई अपनी शख्सियत। इसी तरह शायर का महबूब भी उसके अंदर मौजूद है और आशिक ख़ुद भी उसके अंदर मौजूद है। तो ये लाजिम नहीं है कि उसको एक्चुअली मोहब्बत हो या मोहब्बत की जाए या एक्चुअल कोई महबूब हो। तमाम मौज़ूआत जितने ज़िंदगी के हैं वो सारे हमारे महबूब हैं। ज़िंदगी का जो भी मौजू है, कोई भी मौजू है, वो शायर का महबूब है और उसी को वो उन और आप कहकर पुकारता है। लेकिन ऐसा होता है, मोहब्बत में नाकामी एक बहुत बड़ा सेंसिटिव अलमिया है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये वैसे जनरल मैं बात कर रहा हूँ। तो शायर का महबूब होता है, जब वो बिछड़ जाएगा तो यकीनन उसको दुख होगा। ये वही दुख है जो हमें जन्नत से निकाल कर इधर भेज देता है। तो ये ऐसा होता है, शायरी अलम से जन्म लेती है हमेशा। वो अलम कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उससे निखार आ जाता है, निखार आ जाता है। अदरवाइज तो ज़िंदगी के जितने अलमिया मौके हैं वो शायरी को जन्म देते हैं। ये आपने बात ठीक कही। तो सर कमेंट करना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं डॉक्टर साहब की बात को ज़रूर साफ ज़रा एक फ़लसफाना अंदाज में उन्होंने साफ ज़रा एक शायर को एक्सप्लोर किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी राय में, कि कोई भी तख्लीक कार जो है ना, वो यकीनन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो उसके यहाँ कोई ज़रूरी नहीं कि कोई यानी मुजस्सम कोई महबूब हो। लेकिन ये ज़रूर है कि उसे एक महबूब तख्लीक ज़रूर करना पड़ता है। और वो अगर वो तख्लीक नहीं करेगा, उसके सामने कभी उसका हिजर होता है, कभी विसाल होता है, कभी उससे प्यार करता है, कभी उससे वो जुदा हो जाता है। तो अगर वो महबूब नहीं है उसकी ख़यालात में, उसके एहसास में, चाहे वो पूरी कायनात क्यों ना हो, चीज़ें क्यों ना हो, तो वो महबूब ज़रूर उसके यहाँ मौजूद है और उसी के गिर्द वो घूमता है। पूरी मैं उसको, इसका फैलाव बहुत ज़्यादा है मोहब्बत का। सिर्फ किसी एक शख्सियत तक हम नहीं कहते, फैलाव बहुत है। लेकिन ये बात तय है कि मोहब्बत का हासिल या मोहब्बत से महरूमी या मोहब्बत का ना होना, ये ज़रूर एक ऐसे इंस्टिंक्ट शायर के अंदर तहरीक पैदा करते हैं कि वो अपनी तख्लीक को, मोहब्बत का हासिल भी इंस्टिंक्ट पैदा करता है। बिल्कुल करता है, बल्कि वो ज़्यादा करता है उसमें, क्योंकि मोहब्बत अगर हासिल हो जाए तो ज़्यादा मतलब है कि मुसीबत बन ज़्यादा जाती है। सदमे वो ज़्यादा परेशान करती है क्योंकि वो जो जैसे अभी बात की है डॉक्टर साहब, अभी प्रोफेसर साहब ने, कि जी जब तक ख्वाब में कुछ शय रहती है तो वो बड़ी अहम रहती है। जो ही वो ख्वाब से हकीकत में ढलती है कि ओहो बड़ी मोहब्बत की थी भाई, इसके लिए बड़ी गलियों में खड़े रहे, बड़ा इंतजार किया। ख़वातीन शोरा पर भी लागू होता है जो कमरुल्लाह शहबाज साहब कह रहे हैं? अच्छा, मुझे थोड़ा सा ना चेंज लगता है इस हवाले से। मैं समझती हूँ कि शायरी जो है ना वो आपकी फितरत में, मौजूनियत आपके मिजाज में होती है। बाकी जो मौज़ूआत हैं ना वो आप मोहब्बत का भी ले सकते हैं, आप समाजियात का भी ले सकते हैं, आप कोई भी ऑब्जर्वेशन जो है ना वो आप उसकी बुनियाद पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक महबूब के हवाले से ही आप शायरी को मौज़ूए गुफ्तगू बनाएं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मुझे लगता है मैंने शायद 9 साल की उम्र में लिखना शुरू किया था। अब वो एक ऐसी एज होती है अच्छा, ख़वातीन के लिए तो ये खुद बैरियर फील होता होगा। अगर आप मोहब्बत पे लिखे जा रहे हैं तो ज़ाहिर है आपने इर्द गिर्द भी देखना है, अपनी सोशल लाइफ भी देखनी है। तो नहीं, लिखने वाले लिखते भी हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मैं क्योंकि 9 साल की उम्र में लिखना शुरू हुई थी तो उस वक्त मोहब्बत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, बस ये था कि शायरी से मोहब्बत है। मेरे ख्याल है काफ़ी उलझ गए हैं और नहीं, वो बात सीरियस हो गए हैं। हाँ, ये सीरियस लाइट से बड़ा हक अदा किया है। शायरी भी कमाल है और शानदार कलाम भी शानदार है, गाने वाला भी कमाल है, बहुत अच्छा। तो हम जिक्र कर रहे थे शायरी के असबाब, अच्छी शायरी के। अच्छा, एक तो ये भी है कि कोई ये अभी जो गुफ्तगू नियाज़ी साहब ने शायरी में की है, अगर नसर में कर दें तो शायद इस पर लगे फसाद हो जाए। अच्छा, इसमें जो ना बड़ी दिलचस्प बात ये है कि देखें अब ये पूरी एक मतलब है कि मोहब्बत का, अच्छा मैं ये समझता हूँ कि असल में जमाल पसंदी, जमालियात थी जो एक है। अच्छा, ये कहीं भी आप तलाश करता है शायर,
उसके साथ उससे मोहब्बत भी होती है। जमाल नज़ारों में हो, मंजर में हो, गुलाब में हो, बच्चों में हो, परिंदों में हो, वालिदैन में। जैसे अभी कोमल ने कहा ना कि 9th में, अब ज़रूरी नहीं कि मोहब्बत को हम एक ख़ास सिर्फ शख्स तक महदूद कर लें। अब देखिए वालिदैन के साथ आपकी मोहब्बत है, बच्चों की मोहब्बत है, अपने इर्द गिर्द के माहौल से मोहब्बत है, तो ये मोहब्बत का माने बहुत सारे फैल जाते हैं। लेकिन खूबसूरती, आपने ना मोहब्बत के सारे कंसेप्ट को ही बदल के रख दिया। नहीं आप चाह रहे हैं यहाँ ब्रेक बनती है। ये वही सवाल है जो मतलब है एक मतलब अगर हम करेंगे जी मोहब्बत सिर्फ एक, वो तो है अपनी जगह, लेकिन वो अब हमने घर भी जाना नहीं। मैं यही कहने लगी। ब्रेक बनती है जी। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं, मामला कंफ्यूज हो गया। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हम ईद की खुशियाँ आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान अमजद बुखारी और मेरे साथ मौजूद हैं युसरा बलोच, और हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे मेहमान मौजूद हैं, अच्छे अच्छे मेहमान और शायर मौजूद हैं। और अगर शायर मौजूद हों और शायरों से उनकी शायरी ना सुनी जाए तो ये नाइंसाफ़ी होगी, ज्यादती होगी, बहुत बड़ी ज्यादती किसके साथ ज्यादती, किसके साथ? शायरों के साथ भी और मेरे ख्याल में हमारे साथ भी ज्यादती होगी। अच्छा प्रोफेसर, आपके शेर सुनने पहले मैं एक राज आपसे जानना चाहूँगा। मैं एक राह आदमी हूँ, मैं चाहूँ कि मैं शायर बन जाऊँ, मैं बन सकता हूँ? ये तो पूछने वाला सवाल ही नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता, या शायर होता या नहीं होता, बस। अच्छा, दूसरी कोई राय तो ना रखें आप प्रोफेसर राय साहब नहीं से। है। ठीक है, वो ख्वाहिश तो हो सकती है। तो दूसरी बात यह है कि आप इधर आते क्यों हैं? आप बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं माशाल्लाह, तमाम लोगों को कर रहे हैं, खुशियां दे रहे हैं। अगर आपने हमें इसलिए मकसद के लिए बुलाया तो फिर रहने दें। वो अपनी जगह आप बहुत अहम काम कर रहे हैं, अपना अपना फील्ड है, तो शायरी मतलब तो साफ इनकार है। ठीक है, कुछ इरशाद फरमाएं हमारे देखने वालों के लिए। बस एक दो शेर सुनाए सर, नहीं गजल सुनाए। बिछड़ रहे हैं हाँ, तो मिलने की आस क्या रखना, क्या बात है, वाह वाह। बिछड़ रहे हैं तो मिलने की आस क्या रखना, हवा पे जलते दियों की एहसास क्या क्या रखना। वाह वाह वाह। बिछड़ रहे हैं तो मिलने की आस क्या रखना, हवा पे जलते दियों की एहसास क्या रखना। बस एक ख्याल से आंसू छुपा लिए हमने, बस एक ख्याल से आंसू छुपा लिए हमने, उदास रह के किसी को उदास क्या रखना। वाह वाह वाह। बस एक ख्याल से आंसू छुपा लिए हमने, वाह, क्या उदास रह के किसी को उदास क्या रखना। और क़याम हो तो ज़रूरी है सीम ज़र, लेकिन क़याम हो तो ज़रूरी है, क़याम हो तो ज़रूरी है सीम ज़र, लेकिन मुसाफिरत में ये गंदम कपास क्या रखना। वाह वाह। क़याम हो तो ज़रूरी है सीम ज़र, लेकिन मुसाफिरत में ये गंदम कपास क्या रखना। और सफ़र से पहले नशेबो फराज तय करते हैं, सफ़र से पहले नशेबो फराज क्या करते हैं, सफ़र से पहले नशेबो फराज तय करते हैं। निकल पड़े हैं तो खौफ व हरास क्या रखना। वाह, निकल पड़े हैं तो खौफ व हरास क्या रखना। क्या क्या कबूल जिंदगी सारे दुखों के साथ कबूल, हाँ, कबूल जिंदगी सारे दुखों के साथ कबूल, जहाँ में रह के दिले नासपास क्या रखना। जहाँ में रह के दिले नासपास क्या रखना। वाह, बिछड़ रहे हैं तो मिलने की यास का। क्या बात, क्या बात है। ये महसूस हुआ ना कि उदास कर दिया। बड़ी साफ ज़ाहिर है कि बहुत कमाल की गज़ल थी हमारे प्रोफेसर साहब की। एक हल्की फुल्की गज़ल जो, क्योंकि ना नाजरीन ईद के दिन है, सेवियाँ खाई हुई, तो मैं चाहता हूँ कि कोई बहुत लाइट सी गज़ल, नमकीन तो नहीं है लेकिन लाइट सी गज़ल, कि सब पे ये मान तो नहीं होता, सब पे ये मान तो नहीं होता, हर कोई जान तो नहीं होता। क्या बात, क्या बात। सब पे ये मान तो नहीं होता, हर कोई जान तो नहीं, हर कोई जान तो नहीं होता। और जब मोहब्बत उतरती है दिल में, जब मोहब्बत उतरती है दिल में, कोई ऐलान तो नहीं होता। क्या बात। जब मोहब्बत उतरती है दिल में, कोई ऐलान तो नहीं होता। और हर घड़ी मत जताया कर उसको, हर घड़ी मत जताया कर उसको, इश्क एहसान तो नहीं होता। क्या बात है। हर घड़ी मत जताया कर उसको,
इश्क एहसान तो नहीं होता और किसी के शहर छोड़ जाने से, क्योंकि ईद के दिन कुछ अहबाब नहीं ना आते, चले जाते हैं, तो किसी के शहर छोड़ जाने से शहर वीरान तो नहीं होता, क्या बात, किसी के शहर छोड़ जाने से शहर वीरान तो नहीं होता। और ये अब ईद पर गले मिलते हैं ना, तो बाद लोग बड़े शक उसमें मुब्तला हो जाते हैं, एक खास किस्म की खुशफहमी में। यूं ही हंसकर किसी का मिल लेना, यूं ही हंसकर किसी का मिल लेना अहदो पैमान तो नहीं होता। क्या बात, क्या बात। यूं ही हंसकर किसी का मिल लेना अहदो पैमान तो नहीं होता। और तू अगर देख ले हमारी तरफ तेरा नुकसान तो नहीं होता। क्या बात। तू अगर देख ले हमारी तरफ तेरा नुकसान तो नहीं होता। और जितना आसान जानते हो इश्क उतना आसान तो नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ये शायर जो है हजरात ये गले मिलने में बड़ा जोर देते हैं। ये अक्सर जो है आप शायरी कि अब की बार गले मिल के भी गिला ना गया, ये हमारे शायर दोस्त का था। वैसे शायर, एक हमारे शायर दोस्त बहुत ही उदास शायर, जिन्होंने ये कहा कि वो पता नहीं इतने उदास थे, उनका एक शेर है कि ईद के दिन भी कदम घर से न बाहर निकले, जश्न गुर्बत जो मनाते तो मनाते कैसे। मैं कहा यार खुदा का नाम माने, ईद के नाज़रीन, आप जो है वो शायरों की बातों में नहीं आना, जब भी आप गले मिले तो जेंडर का बड़ा ख्याल रखना। तो कमल साहिबा, आप भी कोई अशार हिदायत फरमा दें, फिर हम आगे चलते। सब चिरागों की हिदायत का मतलब समझे, वाह, सब चिरागों की हिदायत का मतलब समझे, चांद रूठा तो स्याह रात का मतलब समझे। क्या कहते, क्या बात। उस पे उतरे थे मोहब्बत के सहीफे, लेकिन एक काफिर कहाँ तौरात का मतलब समझे। क्या बात, क्या बात। और इससे पहले तो दुआओं पे यकीन था कम कम, तूने छोड़ा तो मनाजात का मतलब समझे। क्या बात, क्या बात, क्या बात। और जब वो भर भर के लुटाता रहा औरों पे खुलूस, हम तही दस्त इनायात का मतलब समझे। वाह, वाह, वाह। और शेर देखिएगा, अब किसी और तरफ बात घुमाने वाले, मैं समझती हूँ तेरी बात का मतलब समझे। क्या बात, क्या बात। और आखिरी शेर है, तुझको भी छोड़ के जाए तेरा अपना कोई, हाँ, तुझको भी छोड़ के जाए तेरा अपना कोई, तू भी एक रोज मुकाफात का मतलब समझे। वो मैं जरूर से कहूंगा जान नहीं छोड़ूंगी, वो शेर जरूर सुनाए, वो बहुत आज के दिन खास तौर पर। अच्छा, तो बड़ा हल्का फुल्का से शेर है कमर भाई की नज़र। ये मेरी जिद है कि मुल्तान नहीं छोड़ूंगी, क्या ये मेरी जिद है कि मुल्तान नहीं छोड़ूंगी, मर तो जाऊंगी तेरी जान नहीं छोड़ूंगी। क्या बात। अच्छा, वैसे कमाल शायरी है, वो शायरी का तोड़ मौसीकी है। हम जो है ये बहुत अच्छा है। इस पे क्या कमेंट करें, ब्रेक ही बनती है। नाज़रीन, थोड़ी देर वक्फे के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बुखारी साहब, मैं अब ये भी पूछूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियस डिस्कशन भी होगी, शायरी के मुतल्लिक भी होगी, लेकिन खानों के मुतल्लिक हमारी मेरे ख्याल में गुफ्तगू में कुछ कमी रह गई है। मतलब शायरों से आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं अब ये भी पूछना चाहूँगी कि कुछ खाने का बताएं सर, ये कैसे। देखें आपने सामने मिठाई माशाल्लाह हम खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, लेकिन सर वैसे यूजली ये भी ईद वाले दिन उसका हिस्सा है। एक ईद के दिन ये है ना कि एक तो सुबह ईद की नमाज के लिए तैयारी होती है, नहाना धोना, कपड़े शपड़े, ये वो बच्चों की तैयारी, ईदगाह गए या मस्जिद करीब गए, तो उसके बाद वापस आकर फिर सारा दिन खाना पीना ही होता। कोई मेरे ज़ाती असल तो में ये पूछना चाह रही थी कि पकाने का सिलसिला भी चलता है या सिर्फ खाने का सिलसिला? ज़ाहिर है हम तो खाने वाले ही हैं। तो मेरे तो ये है ना कि ईद का दिन तो घर में गुजारा, अगले 2 दिन जो है बेटी आ गई, बेटी का दामाद आ गया, बच्चे आ गए, नवासे आ गए। बहरहाल ये सिलसिला चलता रहता, थोड़ी थोड़ी वक्फे के बाद खाने का सिलसिला चलता सर रहता। पोइट्री वाला आर्ट तो है, कुकिंग वाला आर्ट मतलब आपके अंदर अभी नहीं है? नहीं, मेरे अंदर तो बिल्कुल नहीं है, मेरे अंदर तो बिल्कुल नहीं। हाँ, आना भी नहीं, कभी भी नहीं आना। हम तो बैठे नवाब हैं, मिल गया जो कुछ मिल गया बस खा लिया।
ये बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये इस तरह के आर्टिस्ट आपने कभी ट्राई नहीं किया बनना? नहीं कुछ भी नहीं बना। ट्राई करके तो फंसने वाली बात है। ट्राई अंडा करना अंडा उबाल लेते हैं। वैसे ये भी बहुत बड़ी कुकिंग स्किल है, अंडा उबालना भी बुखारी साहब बड़ा डिफिकल्ट है। हाँ, बहुत मुश्किल काम है। अंडा उबालना इतना इजी नहीं है, कच्चा रखना है, बहरहाल उसकी ईद का यॉक दिन को। है, ईद का दिन आज ऐसा ही गुजरेगा, मतलब ईद पड़ा है, शाम हो गई अब इस तरह, तो ऐसा चलता रहता है, खाना पीना भी साथ साथ चलता रहता है। अच्छा, रूटीन की तरह ईद वाले दिन भी बेगम से डांट पड़ती है या? देखिए जी, ये कमर का शोभा है, यही बताएंगे। देखिए डांट तो असल में मैं ये समझता हूँ कि जो समझदार किस्म के शायर है ना, वो एक तो है कि नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद, और तो साफ ज़ाहिर है रफ्तगाह की तरफ जाते हैं कब्रिस्तान में, उसके बाद कि इससे पहले कि लोग आना शुरू हों, खुद ही कहीं जाना शुरू निकल कर दो। जाते ताकि मतलब है कि वो समझदारी का तकाजा भी वही बात कि मतलब है कि वो, क्योंकि मैंने ये देखा कि अमूमन जो है ना एक दूसरे से पहले शहरों के राब्ते होते हैं कि गल सुन बस हुण तू निकले ते बस हुणे टाइम है वरना फंस जाएगा। तो फिर वो इसी तरह जो है ना ईद का दिन नमाज पढ़ने के बाद थोड़ी देर घर आए तो डांट तो खैर वो मौका ही नहीं देते आप। अमूमी मसला है जी, वो तो अब उसमें तो सर कभी आपकी नाराज़गी हो जाए अहलिया के साथ, तो किस तरह आप फिर गुस्सा भी पोइट्री की सूरत में करते हैं या किस तरह से? चारपाई के नीचे घुस जाते हैं, भी आप लेकर खड़े हो मारने के लिए। या हम इतने खुशकिस्मत का कि नाराजगी हो। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि एक समझदार आदमी के सामने अगर बीवी गुस्से भी हो तो उसे शो ही नहीं करना कि तू गुस्से है, क्या बात है। वो शायर से नाराज हुई, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, तो खामद जो था, शायर जो था, वो चारपाई के नीचे छुप गया जाकर। तो वो अब बाहर अब खड़ी है, हाथ में डोई, आपको पता है डोई तो खुद हथियार है, डोई लेकर के अब निकलो, अब कहाँ घुस गए हो? कहने लगा मेरा घर है जहाँ मर्जी रहूं। देखिए जी, ये जो मियां बीवी के दरमियान जो है ये खटपट तो चलती रहती है, और शायद ईद के मौके पर खास तौर पे अगर शायर दोस्त आ जाएं, वो आ भी जाते हैं भाई, उन्हें भी फारग होते हैं घर से वो भी। नहीं, ऐसी खटपट से बचने का कोई नुस्खा बता देना। उसका जी अब तक तो दरियाफ्त नहीं हो सका। इसका एक ही हाल है, इसका एक ही हाल है कि हंसते रहो, हंसते रहो। वो जो मर्जी करते रहते रहो। ये मेरा ख्याल है किसी भी हकीम ने अब तक, माशाल्लाह हमारी बहन बैठी है, कि बीवी के गुस्से से मतलब है या उसके बचने का तरीका स्वाय इसके, कि उनका एक शेर था कि बच्चे भी साथ हो जाते हैं माँ के। अच्छा, मतलब कसूर खामद बीवी का हो भी सही तो फिर बच्चे भी हेल्प करते हैं कि पापा आप गलत हैं। ये बड़ा मसला है। बस आप ही गलत हैं। आप के घर में मामला ठीक रहते हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह। कंट्रोल, मामला कंट्रोल में। ये डांटिंग वगैरह इसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है ना मेरे हस्बैंड का है, उन्हीं उनके का अंदर होना भी उन्हीं का चाहिए। वो तो ये है कि ज्यादा तारीफ उनकी करो, खाने बहुत अच्छे बने हुए हैं, बहुत शानदार, फिर हाँ, लड़ाई सब नहीं ठीक हो होती। जाएगा, ठीक हो जाएगा। अच्छा, वैसे उनका हक भी है, जितना वो किचन में वक्त हाँ, गुजारती नहीं, हैं, नहीं, मेहनत नहीं, करती हैं, इसमें कुछ बात। यकीनन। तो आप अगर उसके जवाब में एक दाद दे देते हैं और तहसीन देते हैं कि जी आपका अच्छा काम है, तो इसमें कुछ मजायका नहीं है, और उससे जो है वो ना सिर्फ ये कि घर का माहौल भी अच्छा माहौल रहता है, बहुत खूबसूरत बल्कि वो हो ज़्यादा जाता जोश और जज़्बे से काम करती और है। उन्होंने जो सही है। कपड़े पहने उनकी तारीफ हाँ, करें, जो खाने खिलाए उनकी तारीफ अगर कपड़े ला के दिए हो वरना बात हो, ये भी मसाइल होते हैं कि अगर नया सूट ना लेके देता हो, ना लेके दिया हो तो फिर मतलब अच्छा, आपसे गपशप करने का बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन मजबूरी है कि वक्त भी महदूद है। आप सब हज़रात का, ख़वातीन हज़रात का बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और हमारी इस सेट को रौनक बख्शी, और ईद की खुशी तो बाला हो गई। और हमारे सारे देखने वाले सुनने वाले उन्होंने भी इंजॉय किया आपके साथ। हम आपसे इजाज़त लेने के साथ ही